वेलकम। एक बहुत ही खास शो और बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ है। मैं बात कर रही हूँ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट केमिकल फर्टिलाइजर्स। जी हाँ, मेरे साथ मिस्टर मनसुख मांडविया यहाँ शो में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नमस्ते। आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आभारी हैं। पहले तो सर, इस वक्त जो बात चल रही है, सबसे बड़ा टॉपिक है मैरीटाइम समिट, जो कोविड के बाद एक बड़े रूप में समिट आ रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके के हम इसमें चीज़ें सुन रहे हैं, बहुत प्लेयर्स आ रहे हैं। आप हमें बताइए एग्जैक्टली क्या उम्मीद रखें, क्योंकि 2 से 4 3 दिन का ये समिट है, उसमें क्या उम्मीद करी जा सकती है मैरीटाइम समिट, जो भारत जहाँ पर इन्वेस्टर्स को बुला रहा है, और किस तरीके की एमओयूज आ सकते हैं सर? 2 मार्च यानी कि कल प्रधानमंत्री जी मैरीटाइम समिट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान में दूसरी मैरीटाइम समिट हो रही है। पहली 2016 में हुई थी। मैरीटाइम समिट खास इसलिए है कि इस बार जो पिछले 6 साल से मैरीटाइम सेक्टर में कुछ काम हुआ है, और मैरीटाइम सेक्टर एक इमर्जिंग सेक्टर हुआ है, उसको देखते हुए सारी दुनिया उसमें इंटरेस्ट ले रही है। दुनिया के 50 से ज़्यादा कंट्री के लोगों ने ये मैरीटाइम समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये बहुत बड़ी बात है। उसमें 23 कंट्री के स्पीकर है, 23 कंट्री के स्पीकर है, कई एम्बेसडर जुड़ रहे हैं। शिप बिल्डिंग सेक्टर हो, शिप ब्रेकिंग सेक्टर हो, शिप रिसाइकलिंग सेक्टर हो, पोर्ट डेवलपमेंट सेक्टर हो, क्रूज शिपिंग लाइन हो, कार्गो शिपिंग लाइन हो, सी फेरर के लिए काम करने वाली एजेंसीज हो, सब लोग उसमें उत्सुकता से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सब लोग जुड़ रहे हैं। कुल मिला के 100 से ज़्यादा दुनिया की मैरीटाइम शिपिंग सेक्टर की कंपनीज और उसके सीईओ भी उसमें राउंड टेबल कन्वर्जेशन में, बातचीत में वो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस दृष्टि से मैरीटाइम सेक्टर में जो इंडिया में अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है, उसको इंडियन मैरीटाइम सेक्टर और इंडियन प्लेयर तो उसको एनकेज करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, वो तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, लेकिन सारी दुनिया एक्साइटिंग होकर उसमें जुड़ रही है। ये सबसे बड़ी बात है। कई कंट्रीज के मिनिस्टर भी जुड़ रहे हैं, कई कंट्रीज की बड़ी बड़ी कंपनीज भी जुड़ रही है, कई कंट्रीज के एम्बेसडर भी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां सब आएंगे और इंडिया की जो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको मैरीटाइम सेक्टर में इन्वेस्ट करने की, वो आप प्रदान कर रहे हैं। तो मैं यही जानना चाहूंगी, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है। जब आप बता रहे हैं 5-6 डिफरेंट एरियाज जहां पर इंडिया ओपन अप कर चुका है, इन्वाइट कर रहा है लोगों को, आइए और आप यहाँ बनाइए और प्रॉस्पेर करिए और हमारी कंट्री को भी बढ़ाइए, तो कुछ बड़े नाम सर जो हम उम्मीद कर सकते हैं और बड़े इन्वेस्टमेंट? मैं आपको सेक्टर बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, इंडिया में मेरे पास 252 बर्थ है, उसमें से 70 बर्थ मैंने पीपीपी से ऑपरेट करने के लिए दे दिया, और हर साल इस बार बजट में अनाउंस हुआ कि 7 ऐसे नए बर्थ है, उसको हम आउटसोर्स करेंगे। हमने मैरीटाइम विजन 2030 कल प्रधानमंत्री जी उसको लॉन्च करेंगे। उसमें कई इनिशिएटिव रखे हैं। उसमें पोर्ट डेवलपमेंट पर भी है, मतलब पीपीपी मोड से दुनिया के और शिपिंग सेक्टर के वर्ल्ड लीडर आएंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक बड़ी उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। देश में सी प्लेन का एक नया युग स्टार्ट हो रहा है, जो गुजरात से आज के दिन में प्रारंभ हो चुका है। छोटा सा मालदीव जैसी कंट्री, उसमें 150 सी प्लेन उठते हैं। इंडिया में नंबर ऑफ आइलैंड है, बहुत बड़ा ब्यूटीफुल आइलैंड है, उसको आइलैंड डेवलपमेंट ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। और आइलैंड डेवलपमेंट के साथ आइलैंड पर जाने के लिए सी प्लेन भी चाहिए, ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। हम रोरो और रोपेक्स चलाना है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विषय इसलिए है कि हमने हमारी कोस्टल लाइन को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, कोस्टल शिपिंग के लिए बहुत कम यूज किया है, उसको बढ़ाना है। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना है। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन मीन आप कलकत्ता देखें, आप मुंबई में न्यू मुंबई टू मुंबई, तो न्यू मुंबई जाने के लिए आज आप 80 किलोमीटर घूम के जाते हैं। मैं उसको डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहता हूँ, वहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। और दूसरा एक महत्वपूर्ण सेक्टर है शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट, बहुत लोग उत्सुकता से उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है, क्योंकि
इंडिया में ब्रेन पावर और मैन पावर तो है ही, टेक्नोलॉजी लेके कोई पार्टनर आए, कोई कंपनी आए, मेक इन इंडिया के माध्यम से इंडिया में मैन्युफैक्चर्स करे और दुनिया को बेचे, ये स्थिति देश में निर्माण हो, ये स्थिति बनाने के लिए हमने शिप बिल्डिंग के लिए आज कई कंट्रीज इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने लगी है। आज कोची शिपयार्ड आप देखो, वर्ल्ड क्लास शिपयार्ड बनने लगा है। आज कोची शिपयार्ड में एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है नेवी का, ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारी क्षमता है। कई प्राइवेट शिपयार्ड भी है, उसमें भी बहुत इन्वेस्टर आने हैं। तो ये सबको देखते हुए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी दुनिया एनकेस करना चाहती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट लेके इंडिया में आएंगे, टेक्नोलॉजी लेके इंडिया में आएंगे और बिजनेस लेके इंडिया में आएंगे, क्योंकि शिपिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो ग्लोबली है। बिल्कुल, आप पीएसए है तो उसका दुनिया में दुनिया के कई कंट्रीज के पोर्ट में उसका बर्थ होता है। डीपी वर्ल्ड है, दुनिया के कई कंट्री में उसका बिजनेस होता है, उसका पोर्ट होता है, उसका इंडिया में भी कई बर्थ है। तो ये लोग भी उसमें बहुत उत्साह से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा यहाँ अपॉर्चुनिटी देख पा रहे हैं लोग, क्योंकि सरकार ने जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए, जो रिफॉर्म्स किए, उन पर भी आई थिंक बात करना जरूरी है। स्पेशली अगर हम मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल जो आपने हाल ही में पारित किया, मैं इस पर जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक को आप ये बताएं, समझाएं कि इसको जो अथॉरिटी आपने ओपन किया है, इसका क्या मायने है कंपनीज के लिए, इंडस्ट्री के लिए और कंट्री के लिए। पोर्ट अथॉरिटी बिल के माध्यम से सभी पोर्ट को अथॉरिटी बना दिया। बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है, बिजनेस प्राइवेट प्लेयर आके करेंगे, लेकिन उसको रेगुलेट और मॉनिटर करना काम सरकार का है। तो पोर्ट अथॉरिटी बिल में हमने दो प्रावधान रखा है। पोर्ट को अथॉरिटी बना दिया, अथॉरिटी के माध्यम से पोर्ट में कारोबार चले, पोर्ट का बर्थ को पीपीपी मोड में वो चलाए, या तो उसको जो उचित लगे और वायबल लगे ऐसे चलाए। तीसरा कंपोनेंट उसमें ये है कि पहले उसको चार्ज बढ़ाना, कम करना, जो बगल के कोई पोर्ट है उन्होंने अपना चार्ज प्लस माइनस किया तो ये नहीं कर सकते थे। तो हमने पोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से पोर्ट को स्वायत्तता दी है, वो स्वयं अपने पोर्ट ऑपरेशन के संदर्भ में पॉलिसी डिसीजन ले सके, पोर्ट ऑपरेशन के संदर्भ में उसके जो चार्ज है उसके संदर्भ में डिसीजन ले सके और वो कॉम्पिटिटिव बन सके। इस दृष्टि से उसको सशक्त करने के लिए हमने पोर्ट अथॉरिटी बिल लाया है। इससे पोर्ट में इन्वेस्टमेंट भी आएंगे, पोर्ट में मॉडर्नाइजेशन भी होगा और पोर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनेगा। क्योंकि पोर्ट अथॉरिटी को क्या काम है, तो कि उसको जो बिजनेस वहां प्लेयर आके बिजनेस करेंगे उसमें से जो शेयर मिलेगा उसका उपयोग उसको वहां क्वालिटी सर्विस देने में करना है, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में करना है। इसलिए हमारा पोर्ट का ग्रेडेशन वो वर्ल्ड क्लास बनेगा, ये उद्देश्य से हमने पोर्ट अथॉरिटी बिल पास किया है। जिस तरह से इन्वेस्टमेंट्स आप एनविसाज कर रहे हैं, और मैरीटाइम समिट एक अच्छा माध्यम होगा ये समझने के लिए कि इस कंट्री में कितनी अपॉर्चुनिटी है और हम कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में ला सकते हैं वाया एफडीआई। सर, एक अंदाजा हमें दे पाएंगे 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, मतलब मैं तो एक अंदाजे के लिए जानना चाहूंगी कि कितनी क्षमता है, कितना उसमें। इस बार मैंने देखा जी, जो पिछली 2016 में इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी जी, तो उसमें 40-50 एमओयूज हुए थे जी। इस बार उससे 4 टाइम एमओयू होने की संभावना है। वाह। दूसरा, कल मिनिमम मुझे लगता है कि 3 लाख करोड़ से ज़्यादा उसमें एमओयू में इतनी कॉस्ट का एमओयू होगा और बहुत लोग उत्सुकता से एमओयू कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट कंपनी से एमओयूज कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी एमओयू हो रहा है। हमारे पोर्ट अदर पोर्ट के साथ, दुनिया के पोर्ट के साथ, बिजनेस प्लेयर के साथ, इंडस्ट्रीज प्लेयर के साथ भी एमओयू कर रहा है। B2B हो रहा है, B2G हो रहा है जी। अब कई टाइप के एमओयू वो उत्सुकता से कर रहे हैं। मुझे खुशी हुई है कि कई क्रूज लाइनर आई है और वो इंडिया में आके ट्रेनिंग सेंटर शुरू करके इंडिया के क्रू को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। हमारे लिए अच्छी बात है, एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है। दूसरा, हमारी जो सी फेरर का एसोसिएशन है वो भी आगे आके एमओयू कर रहा है डीजी शिपिंग के सामने कि हम क्वालिटी सी फेरर तैयार करके आपको देंगे। तो इस टाइप का एमओयू हो रहा है। ये एमओयू
अगले दिनों में हमारा मैरीटाइम सेक्टर को बहुत स्ट्रेंथनिंग देगा। बिल्कुल सर, सी प्लेन रूट्स की आप बात कर रहे थे और सागरमाला की तरफ से जो ईओआईज बुलाए गए, जो एयरलाइन कंपनीज है उनसे इंटरेस्ट देखा गया, आपके हिसाब से कैसा रिस्पांस मिला और क्या विजन है वहां पर? बहुत अच्छा हमने ईओआई में सपोर्ट मिला है, क्योंकि देश में आइलैंड डेवलपमेंट और नॉट ओनली फॉर आइलैंड डेवलपमेंट के लिए सी प्लान की जरूरत है, लेकिन हिंटरलैंड में भी जी वो तो झील में भी उतर सकता है, रिवर में भी उतर सकता है। जैसा हमने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा डैम से प्लान उड़ाया और आ रहा है साबरमती रिवर फ्रंट पर, तो साबरमती रिवर फ्रंट और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बीच में अभी सी प्लान बहुत सक्सेसफुली ऑपरेट हो रहा है। हमने जो ईओआई निकाला उसमें ऐसे 35 डेस्टिनेशंस, 35 से ज़्यादा डेस्टिनेशन पर 8 से ज़्यादा एविएशन कंपनी ने इंटरेस्ट शो किया। ओके मैं आपको बताऊं कि हमने उसको सेंटर एक बनाया दिल्ली, तो दिल्ली यमुना रिवर से टेहरी डैम, यहाँ से चंडीगढ़, दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली टू उदयपुर, दिल्ली टू बीकानेर, ऐसे कई लोकेशन पर इंटरेस्ट शो किया। ये लोग वहाँ उड़ाना चाहते हैं तो हम उसको उड़ान योजना में इंक्लूड कर लेंगे और यहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, तो टूरिज्म पर्पज ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन होगी। दूसरा, जब कोई सी प्लेन की सर्विस चालू हुई, रोजगारी का कितना बड़ा अवसर ओपन होगा। और सी प्लेन बनाते ऐसा मैंने यहाँ 100-150 सी प्लेन उड़ाना शुरू कर दिया और उड़ने लगा, तो उससे क्या फायदा होगा? कोई सी प्लेन बनाने वाली कंपनी भी आ जाएगी, उन्होंने भी इंटरेस्ट लिया, तो इंडिया में सी प्लेन भी बनेंगे और सी प्लेन इंडिया में बनेंगे, उसके साथ उसकी रिपेयरिंग की फैसिलिटी भी होगी, तो उसमें भी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ओपन होगी। इस दृष्टि से रोरो रोपेक्स, कई ऐसे डेस्टिनेशन है वहाँ हम रोरो रोपेक्स के लिए इंटरेस्ट निकाला था, बहुत लोगों ने बहुत उत्साह से उसमें पार्टिसिपेट किया और अगले 2 साल में मैं 50 लोकेशन पर रोपेक्स चलाऊंगा। जैसा आज 2 साल में 50 लोकेशन पर रोपेक्स चलती होगी। आज के दिन में हमने सूरत हजीरा से भावनगर को रोपेक्स चला रहे हैं। 95% ऑक्यूपेंसी होती है, ट्रक जाते हैं 50 ट्रक जाते हैं, 500 पैसेंजर जाते हैं। कितनी बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिस थी। उससे ये इको फ्रेंडली होती है ना, उसमें फ्यूल की बचत होती है, कार्बन क्रेडिट मिलती है, उससे कंजेशन कम होता है, उसमें ट्रैफिक का सॉल्यूशन होता है, उसमें एक्सीडेंट की संभावना बहुत कम होती है, तो ये सब उसका फायदा है। आपने बोला था जब लास्ट टाइम मिले थे कि आपका सपना है इस पूरे कोस्टल को जो हमने एक तरह से इग्नोर किया हुआ है उसको आप फुली यूटिलाइज करेंगे। सर, आपने फ्यूल प्राइसेस, आपने बताया कॉस्ट कम होती है और इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है जब हम फ्यूल प्राइसेस एकदम आसमान छूते हुए देख रहे हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम वाटरवेज की तरफ ध्यान दें और बढ़े, जिससे हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हो जाए और लोगों को फायदा हो। उस पर कितनी जल्दी हम देख पाएंगे? लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने की दिशा में हमने 2 कदम उठाए हैं जी। एक, लॉजिस्टिक कैसे स्मूथ हो, स्मूथ करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करें, वो अच्छी तरह से आज के दिन में उसका इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हुआ है। दूसरा, अल्टरनेट मोड में हम कैसे जाए। फॉर एग्जांपल, जहां हम रोड से जाते थे वहां हम रेल से नहीं जा सकते हैं क्या? जहां हम रेल से जाते थे वहां रोड और रेल के विकल्प में हम वाटरवेज का यूज नहीं कर सकते क्या? तो उसके लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनल की आवश्यकता होती है। आज आप देखो, हमने वाराणसी में इनलैंड वाटरवेज पर मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी में बना दिया, साहिबगंज में बना दिया। अगले दिनों में मैं हल्दिया में मल्टी मॉडल टर्मिनल बना रहा हूँ, वो 1-2 महीने में मैं उसका इनॉग्रेशन कर दूंगा। तो जो कार्गो बंगाल में आएगा, बंगाल में कोई कंटेनर आएगा तो बंगाल से डायरेक्ट वो इनलैंड वाटरवेज पे चला जाएगा और वहां से वो डायरेक्ट वाराणसी तक पहुंच जाएंगे। 1400 किलोमीटर इंटरलैंड में इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से आ जाएंगे। मेरे किसान कोई प्रोडक्ट करता है, कोई प्रोडक्शन करता है वाराणसी में और उसको एक्सपोर्ट करना है, तो वहां ही कंटेनर पैक होके वहां से इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से हल्दिया जाके वहां से इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हो जाएंगे और दुनिया के कोई कंट्री में जा सकता है। ऐसा अल्टरनेट रूट यूज करने के लिए, जैसे लिक्विड कार्गो है, ऑयल कार्गो है, उसको इनलैंड वाटरवेज के लिए यूज करने के लिए उसमें ही कई लोग एमओयू कर रहे हैं। अच्छा। उसके अलावा फूड ग्रेन्स है,
उसका इनलैंड वाटरवेज से यूज, फर्टिलाइजर का इनलैंड वाटरवेज से यूज, कोयला का इनलैंड वाटरवेज के यूज, कोस्टल शिपिंग से यूज। ये दिशा में हम काम करने वाले हैं ऐसा नहीं है, हमने काम चालू कर दिया। चालू कर दिया। आज मेरे कोची में एक मेरी फर्टिलाइजर प्लांट है, वहाँ से फर्टिलाइजर हम बंगाल में बेचते हैं, या तो ईस्ट इंडिया में, ईस्ट भारत में बेचते हैं, पूर्वी भारत में बेचते हैं। तो इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से कोची से कोस्टल शिपिंग के माध्यम से चला जाता है। इफ्को का प्रोडक्शन होता है पारादीप में जी। वो आज कोस्टल लाइन का यूज करके हमने उसको भी सब्सिडी देना शुरू कर दिया। जैसा बाय ट्रेन जाते थे तो हम फर्टिलाइजर को सब्सिडी देते थे जी। तो उसको भी हम देना शुरू कर दिया, तो उसका यूज करना सब लोगों ने शुरू कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अल्टरनेट मोड का यूज करके हम लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगले दिनों में हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत रिड्यूस होगी और हम इंटरनेशनल कंपटीशन में टिक पाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो सोच है और ये सरकार ने स्टेप्स यहाँ ले लिए। सर पोर्ट लैंड जो है हमारे पास, इतनी लैंड है, और आई नो हमसे आप हमेशा ही बताते हैं कि उसको कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज करें, बड़े बड़े वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज यहाँ बने। इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कुछ बड़े प्लेयर्स या कुछ इंडियन प्लेयर्स, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो कब तक बनेगी? क्या सोच है टुवर्ड्स अ बिग सेटअप वेयर हाउसिंग का? क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो हमें बनाना पड़ेगा। आवश्यक है, आपकी बात सही है, और इसलिए भी मैंने एक ईओआई निकाला था, और ये ईओआई में बहुत इंडियन कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत इंटरेस्ट शो किया है। तो अगले दिनों में मैं सारे पोर्ट पर, अभी मेरा पोर्ट अथॉरिटी बिल पास हो गया है, पोर्ट लैंड पॉलिसी अभी हमने बना दिया है, कैबिनेट में जा रही है। तो ये हो जाने के बाद मैं वहां पीपीपी मोड से प्राइवेट प्लेयर एक पार्टनर होगा, पेरिसेबल वेयर हाउस भी हो, जैसे कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको पेरिसेबल आइटम है और उसको रिफर कंटेनर से एक्सपोर्ट करना है तो भी सुविधा रहे। कोल्ड स्टोरेज भी वहां बनाएंगे, स्टोर हाउस वेयर हाउस बनाएंगे इस टाइप का। तो सभी पोर्ट पर जो लैंड पड़ी हुई है उसका अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन कैसे करें, ये दिशा में हम लोगों ने एक्शन प्लान बनाया है, और इस तहत हमने ये यूआई निकाला था, और हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी अच्छा सब प्राइवेट प्लेयरों ने इंटरेस्ट शो किया था। ओके, तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर यहाँ परफॉर्मेंस दिख रही है। सर डिसइन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, और आई नो सरकार ने बहुत ही ओपनली बताया कि भाई हमारा काम है फैसिलिटेट करना, हमारा काम है रेगुलेट करना। तो मैं ये जानना चाहूंगी शिपिंग कॉर्पोरेशन, दुनिया में यही मॉडल है, बिल्कुल सही बात है, और उस वजह से आप देखिए एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है मार्केट्स में भी, लोग भी भरोसा कर रहे हैं कि भाई अब एफिशिएंसीज बढ़ेंगी हमारे कंट्री की। तो इसी पॉइंट से मैं ये जानना चाहूंगी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया है, क्या अब हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज सॉर्टेड, और अब वो आगे बढ़ रही है, एक टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट होगी? और जिस तरह से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए हैं, क्या आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है? अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, कई कंपनी ने एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट शो किया है, और हम उसको टाइम बाउंड दीपम कर रहा है डिसइन्वेस्टमेंट करके। हमारी जो फ्लीट है वो फ्लीट वेसल्स की उसको हम बेच देंगे, और उसका ऑपरेशन बाद में प्राइवेट, हमारा शेयर रहेंगे उसमें कुछ, लेकिन प्राइवेट प्लेयर उसको ऑपरेट करेंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे जी। और इंडियन फ्लैग रहेंगे, हमने वो कंपलसरी डाला है कि इंडियन फ्लैग को बढ़ाना है और इंडियन फ्लैग रखना है, तो इंडियन फ्लैग ही रहेंगे। दूसरा हमने एक बहुत बड़ा काम किया कि इंडियन कार्गो, लेकिन इंडिया में फर्टिलाइजर चाहिए, इंडिया में तेल चाहिए, ऑयल चाहिए, तो ये सब कार्गो लेके इंडियन कंपनी का ही, इंडियन गवर्नमेंट का ही बड़ा कार्गो में 40-50 हज़ार करोड़ रुपीस हम फॉरेन शिपिंग लाइन को केरया में देते थे। तो हमने उसके लिए एक स्कीम निकाली, और अभी बजट में एफएम मैडम ने अनाउंसमेंट किया, आपने देखा होगा कि हम 2000 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव देंगे, 15% इंसेंटिव देके इंडियन फ्लैग कोड करे इंटरनेशनल टेंडर को, और उसको जो मिलेंगे कंपटीशन में, तो हम 15% इंसेंटिव देके उसको सपोर्ट करेंगे। यानी कि उसका फायदा ये होगा कि जो हमने स्टडी किया कि इंटरनेशनल शिपिंग लाइन है वो क्यों हमारा कार्गो ले जाते हैं, तो हमारी शिपिंग लाइन क्यों नहीं ले सकती है, क्या दिक्कत है, तो क्योंकि हमारे यहाँ
जीएसटी इतना है, उसके ऊपर ये है, उस पर ये चार्ज लगता है, ये रूल्स है, तो ये सबको देखते हुए 15% महंगा होता था, तो हमने 15% उसको इंसेंटिव दे देने के लिए तय कर दिया। तो अगले दिनों में ये कार्गो इंडियन वेसल्स ही करेंगे, तो इंडियन फ्लैगशिप बढ़ेंगे। समझ गए। इंडियन फ्लैगशिप बढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, ये इंडियन कंपनी होगी, इंडियन वेसल्स होंगे, इंडियन क्रूज उसमें जाएंगे, इंडिया में उसका जीएसटी जाएगा, उसका केवल इंडिया में ये सब चीज़ इंडियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा होगा। तो इस दृष्टि से अगले दिनों में हम इंडियन कार्गो इंडियन वेसल्स से ही जाए, ये दिशा में काम कर रहा है, और ये स्कीम अच्छी तरह से अगले दिनों में हम उसको कैबिनेट तक मूव कर देंगे और कैबिनेट उसको अप्रूव करेगी, तब से हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मतलब जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिस दिशा में काम कर रहे हैं, आप ग्रोथ ओरिएंटेड और बहुत ही अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं इस पूरे सेक्टर के लिए, जो कि अभी तक नहीं थी, और अब दिख रहा है वो सनराइज सेक्टर के रूप में। तो एज द मिनिस्टर आपका जो विजन है इस सेक्टर के लिए, अगर आप समराइज कर पाए, कैसे देखना चाहते हैं इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर? आपने कहा था आप कोस्टल क्रूज को फॉर एग्जांपल एक बड़ा बढ़ावा देना है। हम बिल्कुल भी वो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, हम 3 दिशा से पानी से जुड़े हैं, बट हमारे क्रूज हार्डली वो इंडस्ट्री हार्डली कुछ बढ़ पाई है। मैं आपको ये मैरीटाइम सेक्टर में जो मेरा विजन है उसका शॉर्ट में समराइज करूँ तो जी, अगले दिनों में हमें क्रूज टूरिज्म को बढ़ाना है, और क्रूज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 6 हम इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बना रहे हैं। उसमें 2 का काम पूरा हो चुका है और काम ऑनगोइंग है, जिससे पहले इंडिया में केवल 150 से 150 से नियरेस्ट पोर्ट करते थे क्रूज। आज के दिन में वो 400 से एबो 500 तक इंडिया में पोर्ट करने लगे। कई क्रूज लाइन इंडिया में होम पोर्ट करेंगे अगले दिनों में, उसके लिए हमने काम किया है। शिप बिल्डिंग सेक्टर में हम हमारा शेयर बढ़ा के 5% तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। मैरीटाइम विजन 2030 जो हमने बनाया है उसमें अगले दिनों में हम 5 लाख हमारा सी फेरर हो, देश में 50 डेस्टिनेशन पर सी प्लेन उड़ता हो, देश में 50 डेस्टिनेशन पर क्रूज 50 डेस्टिनेशन पर रो रोपेक्स चलती हो, देश में सिर्फ रिसाइकलिंग में हम दुनिया में नंबर 1 हो। हमारा पोर्ट डेवलपमेंट में हम वधावन जैसे पोर्ट को डेवलप करके आज हम रैंक 32 में है, वो आगे जाके 10 में आना चाहते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम आज पहले 140 हमारी रैंक थी, वो 63 पर आज के दिन में आ चुकी है, और हम उसको आगे ले जाना चाहते हैं। मैरीटाइम विजन हमने 10 साल के लिए जो रोड में बनाया है उसके पर ही हम स्ट्रांगली काम करके अगले दिनों में इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर को डेवलप्ड मैरीटाइम सेक्टर की दिशा में हम ले जाएंगे। इस दिशा में ले जाएंगे, इतना ही नहीं, इतना कहना है ऐसा नहीं, उसमें काम ऑलरेडी आज के दिन में चालू हो चुका है। 1 बाय 1 माइलस्टोन पर हम आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, और 10 साल में बढ़ जाएंगे। बिल्कुल 10 साल में बढ़ जाएंगे। एक टैक्स को लेके सर जो समस्या है, जीएसटी कम होनी चाहिए वगैरह, उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या सरकार परसू कर रही है स्टेट गवर्नमेंट से कुछ टैक्सेशन में रियायत दी जाए? टैक्सेशन का इश्यू है, तब तक स्टेट को ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। केवल टैक्स में, जीएसटी में, जो हम दुनिया से कोई शिप खरीद के हमारी कंपनी लाती है तो 5% जीएसटी आईजीएसटी लेते हैं, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए ही हम ये स्कीम लाए हैं, जिससे इंडियन फ्लैग शिप को हम 15% इंसेंटिव दे रहे हैं, और कोई इश्यू टैक्स के संदर्भ में नहीं है। तो उसका लाभ, एक जो पहले इंडियन बंकरिंग पर टैक्स था वो भी आज के दिन में रिड्यूस कर दिया है, जो कोस्टल पर चलने वाले हमारे वेसल्स है, तो उसका लाभ इंडियन मैरीटाइम सेक्टर को अच्छी तरह से मिल रहा है, और वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर मांडविया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए सरकार का विजन इस सेक्टर के लिए क्या है और आगे की क्या ग्रोथ प्लान्स है। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर।